अगर आप ये OTN लगा लेते हैं तो आपको कक्षा 10 में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस का वन शॉट करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी ऑब्जेक्ट टाइप्स की तैयारी करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 पे हमें सबसे पहले ये चैप्टर 1 लिखा है। इसमें हमें सबसे पहले यूटी दी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है एचसीएफ निकालने में, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में नेक्स्ट होती है, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो आर का मान क्या होगा। तो आर का मान हमारा 0 से छोटा होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। उसका देखते हैं नेक्स्ट होती, दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है, ऑप्शन बी हमारा 1 होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं चौथी ओटी, रूट 7 किस प्रकार की संख्या है। तो रूट 7 हमारी है अपरमेय संख्या। उसके बाद में नेक्स्ट, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। तो हम कहेंगे निम्न में से ऑप्शन सी 0.25 हमारी परमेय संख्या है। इसे हम दशमलव प्रसार हटा के p/q के रूप में लिख देते हैं। फिर 1 और 2 के बीच कितनी अपरमेय संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे 1 और 2 के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं हैं। फिर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा क्या होता है। तो हम कहेंगे उनका होता है आपस में संख्याओं का भी गुणनफल। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ओटी, हमें लिखा है 0.333 का भिन्न रूप है। तो इसका आंसर है हमारा 1/3। फिर 0 किस प्रकार की संख्या है। तो हम कहेंगे 0 है हमारी ना अभाज्य ना ही संयुक्त। उसके बाद में नेक्स्ट होती, रूट 49 का मान है। तो इसका आंसर सी है हमारा 7, ये हम निकाल सकते हैं। उसके बाद 6 और 15 का एचसीएफ होगा। 6 और 15 का एचसीएफ होगा ऑप्शन नंबर सी 3 हमारा। उसके बाद में 6 और 15 का एलसीएम होगा। तो इसका आंसर हमारा 30 है, ऑप्शन ए। उसके बाद में निम्न में से कौन अपरमेय नहीं है। निम्न में से कौन अपरमेय नहीं है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी 1.5, ये हमारी अपरमेय नहीं है, ये परमेय है। उसके बाद में समाप्त दशमलव प्रसार दशमलव संख्याएं होती हैं। ऑप्शन बी हमारी परमेय। कहाँ दशमलव प्रसार होता है, सिर्फ परमेय का। फिर दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। ठीक है, फिर रूट 2 का दशमलव रूप होता है। रूट 2 का दशमलव रूप होता है हमारा अनंत व अनावृत। नेक्स्ट हमारी 1 है। 1 क्या है, 1 हमारी है ना ही अभाज्य और ना ही संयुक्त। उसके बाद में 0.125 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन सी हमारी समाप्त। समाप्त यहाँ पर हम शांत भी कह सकते हैं, समाप्त अर्थात शांत। वास्तविक संख्याओं में शामिल है। वास्तविक संख्याओं में शामिल है हमारे परमेय और अपरमेय दोनों, क्योंकि परमेय भी वास्तविक होती हैं और अपरमेय भी वास्तविक होती हैं। रूट 16 का मान है। रूट 16 का मान है हमारा ऑप्शन बी 4। अब निकाल लेते हैं। उसके बाद में फिर हमारे चैप्टर 2 के ऑब्जेक्ट टाइप से स्टार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक से इन्हें भी। तो लिखा है बहुपद का घात होती है। बहुपद की घात होती है चर की सबसे बड़ी घात। उसके बाद में नेक्स्ट चर की सबसे बड़ी घात। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन बहुपद है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी x² + 3x + 1, क्योंकि इन सभी की घात ये वाली और ये वाली सारी घातें, ये तीनों का अगर हम x पे देखें तो वास्तविक में x में माइनस में घात आ रही है और बहुपद में घात माइनस की नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ओटी नंबर 3 देखते हैं, बहुपद x² - 4x + 4 के शून्यक है। तो इसका आंसर हमारा 2,2। उसका द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है सीधी रेखा। उसका नेक्स्ट, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हों। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। उसके बाद में x² - 5x + 6 तो हों तो उनके शून्यक बताइए। तो 2,3 बहुपद का शून्यक वह मान है जहां बहुपद का मान 0। के बाद में शून्यक ग्राफ में दर्शाए जाते हैं। तो x अक्ष पर शून्यक कहाँ दर्शाए जाते हैं, x अक्ष पर। x³ + 2x² + x
का एक शून्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 0 भी एक शून्यक है, मान रख देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। रैखिक बहुपद की घात होती है, रैखिक बहुपद की घात होती है ऑप्शन नंबर बी हमारा 1। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का शून्यक है, तो इसका आंसर है हमारा कोई नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का शून्यक कोई भी नहीं है। उसके बाद में अल्फा और बीटा शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटे ए। उसके बाद में ग्राफ में शून्यक की संख्या बराबर होती है ऑप्शन नंबर बी एक्स अक्ष को काटने की संख्या। एक स्थिर बहुपद का शून्यक होता है, एक स्थिर बहुपद का शून्यक होता है कोई नहीं। उसका नेक्स्ट बहुपद एक्स क्यू की घात है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 3, क्योंकि जितनी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। एस उसका -9 के शून्यक हैं, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 3, -3। उसका द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है हमारा परवलय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद में बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की विधि है, तो ऑप्शन नंबर ए गुणनखंड विधि हमारी बहुपद शून्य ज्ञात करने की विधि है। उसके बाद में यदि बहुपद का कोई शून्यक नहीं है तो ग्राफ क्या करेगा, एक्स अक्ष को नहीं काटेगा। यहाँ पर जाकर हमारी सेकंड चैप्टर की ओटी खत्म होती है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की ओटी। चलिए, लिखा है निम्न में कौन सा रैखिक समीकरण है, तो इसका आंसर हमारा x प्लस वाई बराबर 4 रैखिक समीकरण है। नेक्स्ट उसके बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है सीधी रेखा में। उसके बाद में यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो हल होंगे, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी तो हल होंगे उसके एक। चलिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ओटी। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर उस c1 बटे c2 के तो युग्म होंगे, हमारा आंसर होगा इसका बी सुसंगत। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो हमारा आंसर होंगे इसके अनंत हल होंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, तो इसका आंसर हमारा प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर का मान दूसरे चर में रख देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में हम एक चर को हटा देते हैं, जोड़ते भी हैं घटाते भी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी कार्य हम इसमें कर देते हैं। जब दो रेखाएं समांतर हों तो उनका ढाल होता है, जब दो रेखाएं समांतर हो तो उनका ढाल होता है समान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्स प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 10 असंगत युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है, का सामान्य रूप है हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर जी। एक ग्राफीय विधि से हल क्या दर्शाता है, ग्राफीय विधि से हल दर्शाता है हमारा बिंदु, जो भी बिंदु हमारे निकलेंगे वही उसके हल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, यदि दो रेखाएं संयोगी हों तो हल होंगे, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी अनंत। एक्स माइनस वाई बराबर 0 हो का ढाल होगा, तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1। संगत समीकरण का अर्थ होता है एक या अधिक हल, रैखिक समीकरण में घात होती है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। ग्राफ में दो रेखाओं का प्रच्छेद दर्शाता है हल, ठीक है। एक्स बराबर 3 वाई बराबर 2, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये इन दोनों के हल हैं। फिर रेखा एक्स बराबर 5 किसके समांतर होती है, तो रेखा एक्स बराबर 5 हमारी बाई अक्ष के समांतर होगी। अध्याय 3 किस पर आधारित है, तो हम कहेंगे अध्याय 3 हमारा आधारित है रैखिक समीकरण। बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से अधिकतर प्रश्न आते हैं, तो इसका आंसर सभी हल भी निकालवा सकते हैं, ग्राफ सिद्धांत कुछ भी हो सकता है, ये मैंने अपने आप से डाली है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए, चैप्टर नंबर 4 देखते हैं हम। यहाँ पर द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण में a बराबर नहीं है 0, क्यों नहीं होता, a बराबर नहीं होता 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि ताकि समीकरण रैखिक ना हो, द्विघात बना रहे। चलिए देखते हैं थर्ड ओटी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 2,3। उसके बाद में द्विघाती सूत्र है हमारा, द्विघाती सूत्र हमारा ऑप्शन नंबर ए माइनस की वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। उसके बाद में देखते हैं विवर्तक
का सूत्र है तो 20 का -4AC। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, यदि डी बराबर बड़ा हो 0 से तो मूल होंगे, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और असमान। नेक्स्ट देखते हैं, यदि डी बराबर हो 0 के तो मूल होंगे, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक व समान। और यदि ऑप्शन 8वीं होती है, यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल होंगे, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक। देन देखते हैं नेक्स्ट होती, x² + 7x + 10 बराबर 0 के मूल होंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा -5, -10, 2। द्विघात समीकरण हल करने की विधियां हैं, द्विघात समीकरण हल करने की विधि है हमारी पूर्ण गुणनखंड विधि, पूर्ण विधि, सूत्र विधि, तीनों है, तो हम लिख देंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। x² -9 बराबर 0 के मूल है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3, -3। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 होती है। नेक्स्ट, यदि a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0 हो तो समीकरण होंगे, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, x² -3x + 2 बराबर 0। नेक्स्ट उसके बाद में, किसी विधि में सभी द्विघात समीकरण हल हो सकते हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, सूत्र विधि में सभी द्विघात समीकरण हल हो सकते हैं। तो यदि मूल समान हो तो विवर्तक होगा, यदि मूल समान हो तो विवर्तक होगा शून्य हमारा। उसके बाद में x² बराबर 6 है, तो इसके मूल होंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा +-4। द्विघात समीकरण का घात होती है, द्विघात समीकरण घात होती है ऑप्शन नंबर बी 2। 2x² + 5x + -3 बराबर 0 में a का मान है, तो हम लिखेंगे 2। यदि b² - 4ac बराबर 0 तो मूल होंगे हमारे वास्तविक और समान। उसके बाद में अध्याय 4 किस पर आधारित है, तो मैं कहूँगा अध्याय 4 आधारित है द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5। लिखा है अंकगणित श्रेणी एपी का प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद हमारा ए होता है, पढ़ चुके हो आप लोग। उसके बाद दो क्रमागत पदों का अंतर होता है, सार्वंतर या समान अंतर। उसके बाद 2, 4, 6, 8 यह एक है अंकगणितीय श्रेणी या एपी। उसके बाद एपी का 9वां पद होता है एनवां पद, तो एपी का एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि ए बराबर 2, डी बराबर 3 हो तो पांचवा पद होगा, पांचवा पद होगा हमारा 14। उसके बाद में एपी का सामान्य अंतर डी ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका आंसर हमारा a2 - a1 और a3 - a2 दोनों ही है, तो हम लिख देंगे सी दोनों। उसके बाद में एपी डी बराबर 0 हो तो श्रेणी होगी, तो श्रेणी होगी हमारी स्थिर। 5, 10, 15, 20 में डी का मान होगा, तो डी का मान हमारा 5। उसके बाद में एपी का अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि डी ऋणात्मक हो तो एपी होगी, तो एपी हमारी होगी घटती हुई। 7, 14, 21 है, तो एपी का प्रथम पद बताइए, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में एपी में कुल पदों की संख्या को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एन कहते हैं। एपी के पहले एन पदों का योग होता है, एपी के पहले एन पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में यदि एपी का प्रथम पद 3 और सार्वंतर 5 हो तो चौथा पद होगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 13 होगा। आप सब कैलकुलेट कर लेना कौन सी श्रेणी एपी नहीं है, तो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ये एपी नहीं है। उसके बाद में यदि ए बराबर 10 और डी बराबर -2 हो तो एपी होगी, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी घटती हुई। एपी में समान अंतर होता है, तो हमारा इसका आंसर है तो एपी स्थिर होती है, ठीक है, इसे अर्थात बाद वाला पद छोटा या बड़ा नहीं होता। एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, इसका आंसर हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी में होता है, दैनिक जीवन में भी हो जाता है, भौतिकी में भी और गणित, तीनों में होता है इसका उपयोग। अध्याय 5 किस पर आधारित है, तो मैं कहूँगा अध्याय 5 आधारित है हमारा अंकगणितीय प्रगति पर, अर्थात एपी। इसका चैप्टर 6 हम देखते हैं। इसमें पहली ओटी हमें दी है, समांतर संख्याओं के बीच बने समान कोणों के आधार पर कौन सी प्रमेय लागू होती है, ऑप्शन सी हमारी थेल्स प्रमेय लागू होती है। उसके बाद में देखते हैं, दो त्रिभुज समान होते हैं यदि, इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, उनके संगत कोण और भुजाएं समानुपाती हों। उसके बाद नेक्स्ट, एंगल समानता कसौटी का अर्थ है तीनों कोण आपस में क्या हो, समान हो। उसके बाद नेक्स्ट, एस समानता कसौटी में क्या समान होती है, तो तीनों भुजाएं समान होती हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि साइड एंगल साइड समानता कसौटी में समान होते हैं। दो भुजाएं और एक बीच का कोण समान होता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। यदि दो त्रिभुज समान होते हैं तो उनके कोण आपस में समान होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टोटी। ये किसी त्रिभुज में समांतर रेखा खींचने से क्या बनता है? समरूप त्रिभुज बनता है। उसके बाद में त्रिभुज की समानता का उपयोग किया जाता है। त्रिभुज की समानता का उपयोग किया जाता है दूरी ज्ञात करने में, ऊंचाई ज्ञात करने और क्षेत्रफल ज्ञात करने, तीनों में किया जाता है इसका उपयोग। देखते हैं नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो वे समान हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई मतलब उसकी गारंटी नहीं है। देखते हैं थेल्स प्रमेय किस पर आधारित है? थेल्स प्रमेय हमारी आधारित है समांतर रेखाओं पर। देखते हैं नेक्स्ट होती, दो समान त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा भुजाओं के समान। तो यदि दो त्रिभुज समान हो तो उनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। उसके बाद में देखते हैं समरूप त्रिभुजों का चिन्ह होता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। समरूप त्रिभुज का ये होता है और सर्वांग संघ का हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा 2:3। चलिए अगली देखते हैं, समान त्रिभुजों की परिमाप का अनुपात होता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी भुजाओं के बराबर। उसके बाद में यदि एक त्रिभुज दूसरे का आवर्धन हो तो वे होते हैं, तो समरूप त्रिभुज होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट होती, त्रिभुजों की समानता का उपयोग किस अध्याय में अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिकोण में सबसे अधिक है। उसके बाद में एक त्रिभुज की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल भी हमारा दोगुना हो जाएगा। अगर भुजा की ऊंचाई दुगनी की जाती है क्षेत्रफल भी हमारा दोगुना हो जाता है। उसके बाद में अध्याय 6 का मुख्य विषय है तो त्रिभुजों की समानता है हमारा राइट आंसर। क्या देखते हैं नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारा रेडी हो गया है। देखते हैं फर्स्ट ओटी, निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की थी? तो डेस्कॉर्टेस ने की थी। जिसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं, तो उसे हमारे मूल बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्रमबद्ध युग्म। उसके बाद में नेक्स्ट, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में होगा? तो 3, -4 होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ चतुर्थांश में। उसके बाद में एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा 0। फिर वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स निर्देशांक होगा, ऑप्शन नंबर सी 0। 0 ही होते हैं ज्यादातर सबके आंसर अगर इस तरह आए कोई। तो बिंदु -5, 3 किस चतुर्थांश में है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में हमारे ये दोनों पाए जा रहे हैं बिंदु। फिर देखते हैं निर्देशांक 0, 0 कहलाता है तो मूल बिंदु कहलाता है ये हमारा। उसके बाद नेक्स्ट, प्रथम चतुर्थांश एक्स और वाई दोनों होते हैं तो ये होते हैं हमारे धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बिंदु -2, -3 स्थित होंगे, दोनों ही ऋणात्मक है तो हम कह देंगे तृतीय चतुर्थांश में ये स्थित होंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बिंदु 4, 0 किस अक्ष पर स्थित है? तो हम कहेंगे एक्स अक्ष पर स्थित है क्योंकि वाई का मान 0 है। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग को और किस नाम से जानते हैं हम? तो इसे हम जानते हैं विश्लेषणात्मक ज्यामिति के नाम से। ये वैसे आएगा भी नहीं आपके पेपर में। उसके बाद में बिंदु 0, -6 स्थित है तो ये हमारा वाई अक्ष पर स्थित है। उसके बाद में एक्स बराबर 0 हो तो बिंदु होगा, यदि एक्स बराबर 0 हो तो हमारे बिंदु होंगे वाई अक्ष पर। यदि वाई बराबर 0 हो तो बिंदु होगा हमारा एक्स अक्ष पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु -3, 0 स्थित है, ऑप्शन नंबर बी एक्स अक्ष पर। उसके बाद निर्देशांक तल में कुल कितने चतुर्थांश होते हैं? तो हम कहेंगे 4। उसके बाद बिंदु 5, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है? दोनों धनात्मक है तो हम कह देंगे प्रथम चतुर्थांश में है। अध्याय 7 का मुख्य विषय है वहाँ निर्देशांक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, चैप्टर नंबर 9 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। त्रिकोणमिति का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे त्रिकोणमिति का संबंध है हमारा त्रिभुज से। त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है ऊंचाइयां व दूरियां ज्ञात करने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट होती, साइन ए का मान होता है तो इसका आंसर होता है हमारा लंबवटीकरण। कॉस ए का मान होता है आधार बटेकरण, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर।
फिर tan a का मान होता है तो हम कहेंगे tan a का मान होता है हमारा लंब बटे आधार। ये आपके ऑब्जेक्ट टाइप में बिल्कुल मिलेंगे आपको देखने को, एक ना एक तो इनमें से आपको मिल ही जाएगा। कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है तो हम कहेंगे साइन का व्युत्क्रम होता है। फिर सेक ए किसका व्युत्क्रम होता है, हम कहेंगे कॉस का व्युत्क्रम होता है। फिर कॉट ए किसका व्युत्क्रम होता है तो हम कहेंगे टेन ए का व्युत्क्रम होता है। फिर साइन जीरो का मान होता है तो साइन जीरो का मान होता है हमारा जीरो, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में कॉस जीरो डिग्री का मान होता है एक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में टेन जीरो का मान होता है तो टेन जीरो का मान होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए जीरो। फिर साइन तीस का मान होता है हमारा एक बटे दो। फिर कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है हमारा एक बटे दो। टैन उल्टे होते हैं साइन और कॉस के। टैन 45 का मान होता है एक। साइन 90 डिग्री का मान भी एक होता है, आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल ये। कॉस 90 का मान होता है 0 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का मान होता है एक। ठीक है, सेक 0 डिग्री का मान होता है हमारा एक। उसका देखते हैं नेक्स्ट। टेन 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3। अध्याय 8 किस विधाय से संबंधित है, हम कहेंगे अध्याय 8 हमारा संबंधित है त्रिकोणमिति। यहाँ से आपको बहुत ओटियां मिल गई होंगी क्लास चैप्टर 8 में जो आपको मिलने वाली है बिल्कुल बोर्ड पेपर में। देखते हैं चैप्टर 9 की। निम्न में से कौन सी त्रिकोणमितीय सरसमका है, तो पहली वाली हमारी सरसमका है। इसका है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा सेक स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। इसके अंदर साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है हमारा टेन ए। कॉस ए बटे साइन ए बराबर होता है कॉट ए। ये सूत्र बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। 1 बटे साइन ए बराबर होता है हमारा कॉसेक ए। उसके बाद में 1 बटे कॉस ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए। फिर टेन ए इंटू कॉट ए बराबर होता है एक। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। टेन 45 का मान होता है एक। सेक 60 डिग्री का मान होता है दो। कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है दो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है एक। टेन स्क्वायर ए प्लस एक बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए बराबर ए प्लस एक बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ओटी। साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारा एक। इसका नेक्स्ट कॉस 0 डिग्री का मान होता है एक। टेन 0 डिग्री का मान होता है हमारा शून्य जीरो। अध्ययनों किस पर आधारित है, तो हम कहेंगे अध्ययनों आधारित है हमारा त्रिकोण। ठीक है, देखते हैं चैप्टर 10। देखा है वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी और केंद्र से परिधि तक की दूरी। दोनों ही हमारे राइट आंसर हैं, तो हम लिखेंगे दोनों सही, यानी कि ए और बी। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसकी व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका क्या होती है, व्यास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वृत्त की परिधि का सूत्र है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो इसका आंसर हमारा πr²। देन उसके बाद स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो हम कहेंगे किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी, दो। देन उसके बाद में वृत्त की दो त्रिज्याएं हमेशा होती हैं, क्या होती हैं, तो आपस में समान होती हैं। वृत्त की दो त्रिज्याएं आपस में हमेशा समान होती हैं। उसका है नेक्स्ट होती, यदि किसी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं हो तो वे होती है ऑप्शन नंबर बी, समान होती हैं। देन उसके बाद में वृत्त की जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है कहलाती है। वृत्त की जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है चाप व्यास कहलाती है।
देन उसके बाद में स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है? तो इसका आंसर है हमारा स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर काटती है। नेक्स्ट ओटी देखते हैं, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो हम कहेंगे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त की सबसे छोटी जीवा होती है, वृत्त की सबसे छोटी जीवा होती है हमारी केंद्र पर लंब, त्रिज्या या व्यास। तो कोई भी नहीं है इससे हमारा आंसर। देखते हैं हम नेक्स्ट, यदि 2 वृत्त समान हो तो उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। यदि वृत्त समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में समान होंगी। वृत्त की परिधि का एसआई मात्रक है, तो वृत्त की परिधि का एसआई मात्रक है हमारा मीटर। दूरी है एक, तो दूरी मीटर में नापते हैं हम। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बताइए, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है मीटर स्क्वायर। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है समकोण 90 डिग्री का। उसके बाद वृत्त के अंदर की रेखा जो बिंदुओं को मिलाए रखती है जीवा कहलाती है। और कक्षा 10 में मुख्य रूप से पढ़ाया गया है, कक्षा 10 में मुख्य रूप से पढ़ाया गया आपको वृत्त के बारे में। यहाँ पर जाकर आपकी एनसीईआरटी के अनुसार यह अध्याय किस पर आधारित है? तो यहाँ आधारित है आपका रचना, सूत्र, प्रमेय, तीनों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यहाँ पर जाके आपकी चैप्टर 10 की ओटी खत्म होती है। अब हम चैप्टर 11 की देखेंगे। 11, 12, 13, 14, 4 है, 4 और रह गई। रिकॉर्डिंग कितने मिनट की होगी? 29 मिनट की हुई अपनी कुल मिला के 32 से 33 मिनट, 35-40 मिनट थोड़ी बहुत जो खर्चे बीच में थोड़ी बहुत जरूरत है। क्या है नहीं डाल दें और डालना है। हाँ वही तो पूछना है। हम कल एडिट करके जहाँ से पहले हम जो सोच रहे थे कि जो बनना 7 तक बना दी, 6 तक बनाई थी मोटी, मैंने पूरी बना लूँ पहले, मैं पूरी कर लूँ। अभी 2 दोस्त हाँ मैंने करना फिर तीनों बन सकता है। हाँ नहीं बी वाली जल्दी जल्दी कर लेना, थोड़ी स्पीड में जल्दी बनना है। मैंने बिन को सही देने का सिस्टम बे डल जाए पहले और फिर में जे डल जाए। और बे मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यू करवा दें यार, 9 तक रह गए थे अपने चैप्टर, व्यू पूरे हो ही जाए, काय के नाम करे जाएंगे। नहीं तो व्यू हो जाए यार, कहा कर रहा है बिनको। नहीं वन शॉट तो वहीं से मिल जाए ना, अपन वहीं से तुम काट लीजिए वन शॉट के लाने, यही क्वेश्चन है ना मोस्ट, और कहाँ से आ रहा है? 1 से लेके 8 तक को आने बस एक, 4 बच्चों नहीं यार, बैठ जाओ। हाँ 30% वाईफाई नहीं जोड़ो, नहीं हाँ सर जाओ उधर से चालू है वो, यहीं से आए, बस आ गई। हाँ चलिए अब चैप्टर 11 की हम देखते हैं। पहली ओटी में दिया वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बाई आर स्क्वायर। उसके बाद वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो हम कहेंगे 2 पाई आर। उसके बाद में अर्धवृत्त का सूत्र है, हमारा ऑप्शन नंबर बी 1/2 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। हम देखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल होगा, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 154 सेंटीमीटर। ये आपके ओटी में बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1/4 वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, सादा कुछ नहीं, 1/4 है तो 1/4 का भाग देंगे। वृत्त की परिधि का ऐसा ही मात्रक है सेंटीमीटर, इसका आंसर हमारा मीटर। ये क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक है, तो हम कहेंगे इसका आंसर हमारा मीटर स्क्वायर।
उसके बाद में यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए जो क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 4 गुना, क्योंकि आर स्क्वायर दोगुना पहले से ही रहता है। यदि त्रिज्या आधी कर दिया क्षेत्रफल होगा तो इसका आंसर हमारा चौथाई, अर्थात एक चौथाई रह जाएगा। उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि में संबंध होता है। वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि में संबंध होता है, त्रिज्या पर निर्भर रहता है, क्योंकि त्रिज्या ही मेन होती है उसमें। 22/7 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पाई के मान के लिए किया जाता है। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2 आर। नेक्स्ट, वृत्त के क्षेत्रफल का व्यावहारिक उपयोग होता है। टंकी की क्षमता, सड़क निर्माण, खेत की माप, तीनों में होता है इसका उपयोग, तो सभी में। घर में यदि वृत्त की परिधि 24 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर की। चाप की लंबाई किस पर निर्भर करती है? चाप की लंबाई निर्भर करती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्या और कोण दोनों पर। उसका नेक्स्ट देखते हैं हम, सेक्टर का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है? सेक्टर का क्षेत्रफल निर्भर करता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर, यानी कोण पर भी और त्रिज्या पर भी। चलिए, पाई का मान लगभग होता है, तो पाई का मान हमारा लगभग होता है 3.14 और 22/7 दोनों। आंसर। अध्याय 11 किस विषय से संबंधित है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, वृत्त और क्षेत्रफल दोनों संबंधित है। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 12। चलिए देखते हैं, घन का आयतन होगा तो आपको याद होगा घन का आयतन का सूत्र ए क्यू। फिर देखते हैं घनाभ का आयतन होगा, तो घनाभ का आयतन आपने पढ़ा होगा एल इंटू बी इंटू एच। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका आंसर हमारा 6a²। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा आंसर। इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आंसर है 2πr/h। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3πr²h। बेलन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र ज्ञात कीजिए, √r² + h²। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, 4/3πr³। उसके बाद में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो हमारा 4πr²। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अर्धगोले का आयतन बताइए, तो अर्धगोले का आयतन है हमारा 2/3πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र बताइए, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2πr²। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताइए, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2πr पुस्तक में h + r। चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए, तो πrl हमारा छोटा सा आंसर। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी हो तो आयतन हो जाएगा 8 गुना, क्योंकि उस पर 3 की घात रहती है। घन का एक किनारा 7 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा ऑप्शन नंबर बी, 343। शंकु का आयतन निर्भर करता है, शंकु का आयतन निर्भर करता है आर और एच दोनों पर, क्योंकि शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3πr²h। आर और एच दोनों के ही मान हमें चाहिए। बेलन और शंकु का आधार समान हो तो आयतन का अनुपात होगा, तो वहाँ 3:1 होगा इसका आंसर। उसके बाद गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1437 सेंटीमीटर क्यूब, 1437 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन की ऊंचाई दोगुनी करने पर आयतन क्या हो जाता है, तो आयतन दोगुना हो जाता है। तो यह अध्याय किससे संबंधित है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रमिति से संबंधित है। हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13। चलिए देखते हैं, सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य है आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, तीनों ही हमारे राइट आंसर है, तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी। माध्यक का सूत्र, माध्य का सूत्र ऑप्शन नंबर बी हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वर्ग अंतराल कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। माध्यक ज्ञात करने के लिए उपयोगी होता है संचयी आवृत्ति, संचयी बारंबारता। माध्यक का सूत्र होता है, तो माध्यक का सूत्र होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू में H। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है सबसे अधिक बार आने वाला मान। बहुलक का सूत्र होता है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। उसके बाद में देखते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध बताइए। ऑप्शन नंबर सी, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। ये आपको बिल्कुल मिलता है, पेपर में आता भी है ये, तो इसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ने। और फिर संचयी आवृत्ति वक्र को क्या कहते हैं, तो ओजाइड कहते हैं। वर्ग चिन्ह का सूत्र है, वर्ग चिन्ह का सूत्र है।
विभाज्य चिन्ह का सूत्र हमारा ऑप्शन नंबर ए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। माध्य निकालने की विधियां होती हैं। माध्य निकालने की विधि होती है उपरोक्त सभी चरण, विचलन, कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि तीनों। यदि सभी आवृत्तियां समान हो तो माध्य होगा। ऑप्शन नंबर सी माध्यमान। उसका बाद माध्यक वर्ग वह होता है जिसमें ऑप्शन नंबर सी n/2 आता है। ठीक है। आवृत्तियों का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर बी सिग्मा एफ। वर्ग बहुलक वर्ग होता है। बहुलक होता है ऑप्शन नंबर ए जिसकी आवृत्ति अधिक हो। ओजाइव से ज्ञात किया जाता है ऑप्शन नंबर बी माध्यक ज्ञात किया जाता है ओजाइव से। उसके बाद में स्टेप डिवीजन विधि का प्रयोग किया जाता है बी और सी दोनों में, अर्थात जब आंकड़े बड़े हों और वर्गांतर समान हो। यदि सभी मान समान हों तो मीन बराबर मीडियन बराबर मोड। ठीक है, यानी माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका। फिर माध्य निकालने में प्रयोग होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ऑप्शन नंबर सी। यह अध्याय संबंधित है तो हम कहेंगे यह अध्याय संबंधित हमारा सांख्यिकी से। अब यहाँ पर देखते हैं हम चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखते हैं। प्रायिकता का मान होता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो हम कहेंगे 0। उसका बाद नेक्स्ट देखते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। उसका बाद प्रायिकता का सूत्र है तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमने एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता होगी, तो एक सिक्का अगर हम उछालते हैं चित्त आने की प्रायिकता बिल्कुल आधी आधी होती है, क्योंकि पट भी आ सकता है चित्त भी आ सकता है, यानी 1/2। एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1/2, क्योंकि सम और विषम की संख्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, पासे पर 7 आने की प्रायिकता है तो हम कहेंगे 0, क्योंकि पासा 6 तक होता है तो असंभव घटना हो गई। एक ताशे के पत्ते की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं, तो इसका आंसर हमारा 52 है। ये आप याद करने हैं, ताश वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ताश गड्डी में से इक्का निकलने की प्रायिकता होगी तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए 1/13। ताश की गड्डी से लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता होगी, तो लाल गत्ता निकलने की प्रायिकता होगी 1/2। ठीक है, एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो ऑप्शन नंबर सी 1/2। यदि पी ए बराबर 0.3 है तो पी नॉट ए बराबर होगा, तो 1 माइनस हम कर देंगे इसे, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.65। उसके हमने एक सिक्का 2 बार उछालने पर कुल परिणाम होंगे, ऑप्शन नंबर सी 4। प्रायिकता का मान कभी नहीं हो सकता, तो माइनस के कभी प्रायिकता का मान नहीं होता। 0.5 नहीं, कुछ भी हो, अगर माइनस में है तो हम कह देंगे वो मान नहीं है। कल एक पासा फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता होगी, इसका आंसर हमारा 2/3। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम सूत्र लगा देते हैं। यदि इसी घटना की प्रायिकता 1 हो तो वह घटना होगी, तो वह निश्चित घटना होगी, यानी कि वो बिल्कुल घटित होगी। एक सिक्का उछालने पर कुल संभावित परिणाम, ऑप्शन नंबर बी 2। हमें यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो वह घटना है असंभव घटना। फिर प्रायिकता का योग हमेशा होता है, तो इसका आंसर हमारा 1। प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। प्रायिकता किस पर आधारित होती है, तो हम कहेंगे प्रायिकता आधारित होती है समान संभावित परिणाम पर। यहाँ पर जाकर आपकी मैथ के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद हमारे क्वेश्चंस का भी वन शॉट आने वाला है, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देख लें। बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस वो वाले। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें।